नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मयंक सर एजुकेशनल हब में। विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान में हम पढ़ रहे थे जय प्रक्रम वाला टॉपिक और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को समाप्त कर लिया। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन क्या होता है और किस प्रकार से मनुष्यों में श्वसन की यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो बच्चों, मैं बात करूं श्वसन क्या है। देखो, हम ये जानते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य भोजन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। लेकिन वह ऊर्जा आएगी कहां से? तो होता क्या है कि हम जो क्या कर रहे हैं, वायुमंडल से वायु ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन क्या कर रही है, जो आपके पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण से हमें किसकी प्राप्ति होती है, CO2 जल, और किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं आगे कि आखिरकार मनुष्य में श्वसन की यह क्रियाविधि कैसे होती है। तो परिभाषा क्या थी बच्चों कि पोषक जो पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होना ही क्या कहलाता है, आपका श्वसन कहलाता है। अब मैं बात करता हूं कि आखिरकार यह प्रक्रिया मनुष्यों में कैसे होती है। देखना, आप जानते हैं कि नॉर्मली हमने पुरानी कक्षाओं में घटना के बारे में पढ़ा है, विसरण। अब होता क्या है विद्यार्थियों कि इस विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, हम जानते हैं दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या है, विसरण है। और इस विसरण में जो कण होते हैं वे उच्च सांद्रता से हमेशा कहा, निम्न सांद्रता में क्या होते हैं बच्चों, फ्लो होते हैं। अब यदि मान लीजिएगा हमने क्या ली, ऑक्सीजन ग्रहण की, वायु ग्रहण की, उस वायु में क्या है, ऑक्सीजन। तो हमने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है वह ऑक्सीजन यदि केवल और केवल विसरण की प्रक्रिया से, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके द्वारा, मात्र विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होती, ट्रांसफर होती पूरे हमारे शरीर में। तो हमारे द्वारा ग्रहण की गई इस ऑक्सीजन को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में बच्चों समय लगता कितने साल का, 3 साल का। तो आप लगा लीजिएगा केवल विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही यदि क्या होता, ये क्रियाएं होती, तो कौन सी, और आपकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है विभिन्न कोशिकाओं तक, यदि वह केवल विसरण के द्वारा होता तो आपके द्वारा ग्रहण की गई इस ऑक्सीजन को आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचने में कितने साल का समय लग जाता बच्चों, 3 साल का। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार कैसे यह जो ऑक्सीजन है वह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे हम CO2 छोड़ रहे हैं। तो एक क्या होता है बच्चों, देखो यह जो पूरी प्रक्रिया है, संवातनीय जो प्रक्रिया है, वायुमंडल के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और हमारे शरीर में बनी हुई CO2 को बाहर छोड़ना, यह पूरी प्रक्रिया बच्चों होती है आपके शरीर में किसके द्वारा, आंशिक दाब के द्वारा। कि जो पार्शियल प्रेशर है गैसों का, यह आंशिक दाब पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या हो रहा, इन गैसों की संवातनीय प्रक्रिया, यानी कि गैसें जो है आपके शरीर के अंदर आ रही हैं और शरीर से बाहर जा रही हैं, यह सभी किसके द्वारा होता है बच्चों, आंशिक दाब के कारण होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इस वायुमंडल की तुलना में क्या है, कम है। यही कारण है कि ऑक्सीजन हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या कर रही है बच्चों, प्रवेश कर रही है। अब जब विभिन्न क्रियाएं होती हैं तो विभिन्न क्रियाएं होने से CO2 की मात्रा बढ़ती है, और जब विभिन्न क्रियाएं होने से CO2 की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर तो CO2 क्या हो जाती है, ज्यादा, और बाहर क्या हो जाती है, कम। जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर से CO2 बाहर निकल जाती है। अब हमारे दिमाग में एक चीज उत्पन्न होती है कि क्या सर हम जो हैं वह वायु में क्या नाइट्रोजन गैस भी हमारे द्वारा ग्रहण की जा रही है? तो हाँ, होता क्या है, आप जानते हैं कि ये जो वायु है, इस वायु में मेनली 78% तो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन, और 21% क्या है आपके में, ऑक्सीजन, और लगभग 0.03% जो है वह किसकी वैल्यू है विद्यार्थियों, CO2 की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस वायुमंडल से 78% नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और 0.03% क्या कर रहे हैं, CO2 ग्रहण कर रहे हैं। परंतु हमारे द्वारा जब शरीर से बाहर निकाली जा रही है तो हमें इस 78% नाइट्रोजन को ही क्या कर देते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी जितनी ली आपने उतना ही क्या कर दिया, आपने उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया।
इस 21% में से आपकी कुछ क्रियाओं में काम आती है और लगभग 16% जो ऑक्सीजन है वह आपके शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और विभिन्न क्रियाओं से जो CO2 बनी उसकी मात्रा हो गई है 4% और वायुमंडल से ज्यादा होने के कारण 4% CO2 आपके शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो यह तो बच्चों है आपके शरीर के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, यानी आपने जो वायु ग्रहण की उस वायु में ये तो 78% आपने नाइट्रोजन ग्रहण की, 21% आपने ऑक्सीजन ग्रहण की और 0.03% का ग्रहण किया आपने CO2 ग्रहण किया। जबकि जब आपने छोड़ा तो उसमें 78% वैल्यू किसकी थी? नाइट्रोजन की, 16% किसकी थी? ऑक्सीजन की, और 4% जो वैल्यू थी वो किसकी थी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम सामान्य तो बहुत छोटे सी कक्षाओं से ही पढ़ चुके हैं कि सामान्य क्या होता है कि वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं बच्चों, यह ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। ठीक है ना? तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने की यह प्रक्रिया जो है उसे निःश्वसन या अंतःश्वसन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे द्वारा CO2 को छोड़ना जो है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उच्च श्वसन कहा जाता है। तो दो प्रकार की क्रियाएं हो गई, एक तो हो गया वायुमंडल से CO2 को ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये तो होता है आपका इंस्पिरेशन यानी कि निःश्वसन या अंतःश्वसन, और ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन यानी कि उच्च श्वसन। अब सवाल ये है, हमें एक बार पहले मानव की क्या पढ़ते हैं? क्रियाविधि पढ़ते हैं, और जब आप मानव की क्रियाविधि पढ़ लोगे और इसके बाद हमारे दिमाग में चीज और उत्पन्न होती है कि मैंने आपसे ये तो कह दिया कि आपको क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। किससे? पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से। लेकिन पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से आखिरकार यह ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो इसके बाद इस आज की क्लास में तो हम पहले पढ़ेंगे क्रियाविधि, और हम अगली क्लास में इस ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का विखंडन। जब हम ग्लूकोज का विखंडन पढ़ लेंगे तो बच्चों आप इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ऑटोमेटिक क्या कर पाएंगे? अंतर कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगा तो खुद ही लिख पाएंगे। मैं आपको रटाना नहीं चाहता कि मैं खुद बताऊंगा फिर आप उन पॉइंटों को रटे। आप ऑटोमेटिक इन चीजों को समझ जाएंगे कि निःश्वसन क्या है, उच्च श्वसन क्या है। इतना तो आप समझ ही गए कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या है आपका? निःश्वसन, और छोड़ना क्या है बच्चों? उच्च श्वसन। अब सुनना कि बात कर रहे हैं हम मनुष्य में। सबसे पहले बात आपको मनुष्य बताऊंगा, उसके बाद हम नॉर्मल बात और सभी किसी करेंगे, जीवों के बारे में करेंगे। तो क्या है मनुष्य की यदि बात करूं तो मनुष्य में क्या हो रहा है कि जो वायु है वह कहां से ग्रहण की जा रही है? इसके लिए हमारे पास क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं? बाह्य नासा छिद्र पाए जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है बच्चों? आपके बाह्य नासा छिद्र। तो मनुष्य में क्या होता है कि वायु ग्रहण करने के लिए वातावरण से क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं। यह एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र क्या करते हैं? आपके इस वायुमंडल से ऑक्सीजन को वायु को ग्रहण करते हैं, और यह वायु बच्चों हमारे इस नासा गुहा में क्या पाए जा रहे हैं? हम जानते हैं हमारे इस नासा गुहा में पाए जाते हैं बच्चों महीन बाल। और ये जो महीन बाल हैं ये क्या कर रहे हैं? यह महीन बाल आपकी इस नासा गुहा पर जो क्या पाई जा रही है, ये जो महीन बाल पाए जा रहे हैं इस नासा गुहा में, यह क्या कर रहे हैं? वायु के साथ आने वाले इन धूल मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य करते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली जो वायु है वह क्या रहे? अशुद्धियों से रहित रहे। इसलिए इन महीन बालों का काम क्या है? आने वाले इसको रोकना, अशुद्धियों धूल मिट्टी कणों को रोकना। लेकिन क्या होता है, बहुत बार कुछ धूल मिट्टी कण जो है वे हमारे इस नासा गुहा को पा करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही वो नासा गुहा के कोमल वाले भाग पर क्या करते हैं बच्चों? टच में आते हैं, तो हमारे नाक के अंदर कुछ संवेदना प्रकट होती है, जिससे हमें क्या आती है? छींक आती है। तो सामान्य हमें जो छींक आ रही है वो क्यों आ रही है कि जो कुछ धूल मिट्टी के कण हैं जब हमारे इस नासा गुहा को पा करके कहां चले गए? इस नासा गुहा के उस कोमल वाले भाग तक चले गए, तो वह वहां पर कुछ क्या हुआ? विक्षोभ सा उत्पन्न हुआ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? छींकें आ जाती हैं। जब हमें छींक आती है तो छींक के साथ जो कण कहां चले गए हैं? आपके नासा गुहा के अंदर चले गए हैं धूल मिट्टी के, वो भी बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश करने वाली वायु है वह पूर्ण रूप से क्या है? अशुद्धियों से रहित होती है। तो आपने क्या पढ़ा
कि मनुष्य में सबसे पहले क्या पाए जा रहे हैं, एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र पाए जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, इस बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन या वायु को ग्रहण करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन नासा गुहा में आपने एक तो पढ़ लिया बच्चों, क्या पाई जा रही है, महीन बाल पाए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, इसमें एक झिल्ली पाई जा रही है, जो झिल्ली क्या कर रही है, आपकी इस नासा गुहा को दो भागों में बांटने का कार्य कर रही है। इस झिल्ली पर एक कला होती है जिस कला का नाम होता है इनिडेरियन कला। और यह इनिडेरियन जो कला है, जब यह किसी वायरस के संपर्क में आती है तो वायरस के संक्रमण से क्या हो जाता है, हमें एक समस्या उत्पन्न होती है जैसे हम जानते भी नॉर्मली जुकाम। तो जुकाम क्यों हुई बच्चों, कि हमारी नासा गुहा में जो झिल्ली पाई जा रही है जिसने हमारे दोनों नासा गुहा को नासा छिद्रों को अलग किया हुआ है, इनके ऊपर पाई जा रही है इनिडेरियन कला। और ये इनिडेरियन कला जब वायरस के संक्रमण में आती है या संपर्क में आती है तो वायरस के संक्रमण से इसमें क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। अब यह जो वायु है वो कहां आ गई, आपकी नासा गुहा को पार करके हमारे यहां क्या पाई जाती है बच्चों, ग्रसनी। हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्रसनी क्या है। ग्रसनी क्या है, हमारे यहां पर एक क्या है, छोटा सा कक्ष है, किसमें, आपके गले में क्या पाई जा रही है, जो ग्रसनी पाई जा रही है, यह ग्रसनी क्या है बच्चों, एक छोटा सा कक्ष है। इस छोटे से कक्ष में क्या हो रहा है, एक तो पाई जा रही है बच्चों आपको ये श्वास नली और एक पाई जा रही है आपकी भोजन नली। यानी कि आपकी भोजन नली और श्वास नलियां जो है वे दोनों इस ग्रसनी में पाई जाती है। क्या ये आपकी ग्रसनी है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए वह भाग कौन सा है जो श्वसन तंत्र में भी पाया जा रहा है और आपके पाचन तंत्र में भी पाया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ग्रसनी जो है वह वह अंग है, वह भाग है जो आपने पाचन में भी पढ़ा था और आप उसे कहां पढ़ रहे हैं बच्चों, श्वसन तंत्र में भी पढ़ रहे हैं। अब क्या है, ये मान लीजिएगा आपकी श्वास नली हो गई, ये आपकी क्या हो गई, भोजन नली हो गई। जब हम भोजन खाते हैं तो वह भोजन हमारी इस किस में ना जाए, इस श्वास नली में ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर बच्चों क्या होती है, एक ढक्कन नुमा क्या पाई जाती है, संरचना। क्या काम है उसको, ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, एपिग्लायोटिस। एपिग्लायोटिस क्या ये नाम है किसका, श्वास नली के ऊपर पाए जाने वाली ढक्कन नुमा संरचना का। क्या करता है ये, जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन जो है वो सीधा किस में चला जाए, आपकी इस भोजन नली में चला जाए। इसलिए यह जो ढक्कन है वह श्वास नली को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिससे भोजन आपकी इस श्वास नली में ना जाकर कहां चला जाता है, सीधा भोजन नली में जाता है। जैसे हम एक ट्रैफिक पुलिसमैन को जानते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है बच्चों, वह यातायात को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से आपका यह जो ढक्कन है वह भी ट्रैफिक पुलिसमैन के तरीके से ही भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में जाने को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपका जो ये एपिग्लायोटिस है इसे हम सामान्यतः क्या कह देते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। अब आपकी जो है क्या है, वायु है, वह वायु इस ग्रसनी से कहां आएगी बच्चों, कंठ में आएगी। और कंठ क्या है, कंठ है, इस कंठ में पाई जाती है हमारा स्वर यंत्र। इस कंठ में मनुष्य का स्वर यंत्र पाया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, उसका नाम क्या है, स्वर रज्जु। तो इस कंठ में मनुष्य का पाया जाता है स्वर यंत्र, जिसे का नाम क्या है, स्वर रज्जु। अब जो मनुष्य का स्वर यंत्र था उसे तो बोलते क्या, स्वर रज्जु। और जो पक्षियों का स्वर यंत्र होता है बच्चों उसे कहा जाता है सिरिक्स। ठीक है। अब आपकी जो वायु है वह इस कंठ से होकर के कहां चली जाती है, यह आपकी श्वास नली, जिसकी लगभग लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी। तो वायु आपके इस कंठ से होकर के कहां चली गई, श्वास नली यानी ट्रेकिया में चली गई। और ये ट्रेकिया जो है आगे बढ़ जाती किसमें बच्चों, श्वसनियों में। यह ट्रेकिया आगे दो श्वसनियों में विभाजित हो रही है, जो श्वसनियां हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अब यह जो 12 सेंटीमीटर लंबी जो श्वास नली है और यह जो क्या है, श्वसनियां हैं, आप देख पा रहे हैं
कि यह श्वसनी और जो श्वास नली है इसके ऊपर आपको एक छल्ले नुमा, वो छल्ले कैसे हैं, सी आकार के, तो आपको दिखाई दे रहे हैं इस संरचनाओं पर सी आकार के छल्ले। और ये सी आकार के छल्ले क्या है बच्चों, ये सी आकार के जो छल्ले हैं वह इन्हें सिकुड़ने से बचाने का कार्य करते हैं, कि यह सिकुड़े ना, इसलिए सी आकार के छल्ले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सिकुड़ने से बचाने का कार्य कर रहे हैं। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, दमा या अस्थमा। और ये दमा और अस्थमा जो बीमारी है यह सामान्यतः किस पर अटैक करती है, यह श्वसनियों को ही क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा एक एलर्जिक रोग है क्या, दमा और अस्थमा, जिसमें सामान्यतः परेशानी किस्मत उत्पन्न होती है, श्वसनियों को क्या करता है, यह रोग प्रभावित करता है। अब बच्चों श्वसनियां जो है, इन श्वसनियों का लगातार क्या होगा, विभाजन होगा। आपकी यह श्वसनी किसमें बढ़ जाएगी बच्चों, श्वसनिका में, और यह श्वसनिका जो है वह लगातार विभाजित तो होकर के एक गुब्बारे नुमा संरचना का क्या करती है, गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कूपिका। तो लास्ट में आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि कंठ से वायु ने कहा प्रवेश किया, श्वास नली में, श्वास नली आगे कैसे बढ़ गई, श्वसनी में, और श्वसनी कहां प्रवेश कर रही है, आपके फेफड़ों में, फुफ्फुस, और इन फेफड़ों में प्रवेश करके श्वसनिका बना रही है, बट रही है, और श्वसनिका आगे धीरे लगातार विभाजित होकर के गुब्बारे नुमा संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कूपिका कहते हैं, इस वायु कूपिका का निर्माण करती है। अब क्या होता है बच्चों, यह जो वायु कूपिका है, इस वायु कूपिका में आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, इन रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, सतत जाल होता है, विस्तृत जाल होता है। तो आपकी जो वायु कूपिकाएं हैं, इन वायु कूपिकाओं में रक्त वाहिकाओं का क्या होता है, बड़ा जाल होता है। तो क्या करती है बच्चों, वायु कूपिका और आपकी क्या जो रक्त वाहिकाओं में बहने वाला क्या है, ब्लड, ये दोनों मिलते हैं और मिलकर के ये बनाते हैं विद्यार्थियों श्वसन सतह। तो आपकी वायु कूपिका की सतह मिल गई और आपका जो रक्त है उस रक्त की क्या मिल गई, सतह मिल गई, और सतह ने आपस में परस्पर मिलकर क्या बना लिया, एक सतह का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, श्वसन सतह। और श्वसन सतह के माध्यम से वायु कूपिका तक आई हुई ऑक्सीजन को किसको दे दिया जाता है बच्चों, रक्त को दे दिया जाता है, और रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं से ग्रहण की गई इस CO2 को किसके प्रदान कर दिया जाता है, आपकी वायु कूपिका तक पहुंचा दिया जाता है। फिर वापस वही वायु कूपिका लगातार इसे आगे ट्रांसफर करके इसे हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि जब भी हम क्या करते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं या हम वायु अंदर ग्रहण करते हैं, तो आपने पाया होगा कि यह क्या है, हमारी बक्ष गुहा, यानी क्या है, हमारी चेस्ट, छाती। इस बक्ष गुहा का जो बच्चों आयतन है, आप कीजिए, आप श्वास लेने का प्रयास कीजिए, जैसे ही आप श्वास लेते हैं आप देखते हैं कि आपकी जो बक्ष गुहा है, इस बक्ष गुहा का आयतन जो है वह क्या हो जाता है विद्यार्थियों, बढ़ जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही आप श्वास लेते हैं आपकी जो पसलियां हैं, यहां पर क्या पाई जाएंगी, आपकी जो पसलियां हैं बच्चों, ये पसलियां करती हैं ऊपर की ओर गति, और यहां पर जो आपको क्या पाया जा रहा है, डायफ्राम यानी कि तनपुट, डायफ्राम यानी कि क्या बोलते हैं इसको, तनपुट कहते हैं। आपका यह तनपुट तो गति करता है बच्चों नीचे की ओर, और आपकी पसलियां गति करती हैं कहां, ऊपर की ओर। जब यह नीचे गति करता है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है बच्चों, चपटा हो जाता है। तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम अंतर श्वसन करते हैं या श्वास ग्रहण करते हैं तो बक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और डायफ्राम कैसा हो जाता है, खाली, डायफ्राम खाली जगह हो जाता है, कैसा, चपटा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो वापस से डायफ्राम अपनी पुरानी जैसी कंडीशन में आ जाएगा और वापस क्या हो जाएगी, हमारे बक्ष गुहा का आयतन नॉर्मल हो जाएगा। तो यह थी बच्चों मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि। जब मैंने इसमें एक छोटी छोटी बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बता दी हैं, आपको ये बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई गई हैं। जब हम क्रियाविधि लिखते हैं तो उस मैकेनिज्म में उन चीजों को नोटिस नहीं किया जाता। जब आप इस चैप्टर के पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, आप जब उसे देखेंगे तो एक बार और पढ़िएगा, आप अपनी भाषा में इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो आपने पाया जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये याद रखना। गुब्बारे नुमा संरचना क्या है, वायु कूपिका होती है, श्वास नली किसे बटी, श्वसनिकाओं में बटी,
ठीक है। डायफ्राम कैसा होता है, जब हम श्वास ग्रहण करते हैं चपटा हो जाता है। श्वास को अंदर लेना क्या है आपका निःश्वसन, छोड़ना क्या कहलाता है उच्च श्वसन कहलाता है। निःश्वसन को ही हम अंतर श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन रक्त वाहिकाओं तक किसके द्वारा पहुंचाई गई, वायु कूपिकाओं के द्वारा। जब ऑक्सीजन आ गई रक्त वाहिकाओं तक तो रक्त से विभिन्न कोशिकाओं तक क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और जो CO2 आई है वह वायु कूपिका तक पहुंच गई है। तो यह आपकी क्या थी, मानव में क्या है, श्वसन की क्रियाविधि है। अब हम पढ़ेंगे और जीवों के बारे में कि मछलियों में सामान्यतः ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो रही है। नॉर्मल पढ़ना है हमें, मछलियों में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। और भी 2-3 जीव है उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनमें श्वसन की क्रियाविधि ऑक्सीजन को वायुमंडल से कैसे ग्रहण किया जाता है। अब विद्यार्थियों मैं यदि बात करूं तो आप देख रहे थे ये क्या है, हमारे फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, जिसमें श्वसनी ने क्या किया है, प्रवेश किया है। इन्हें फेफड़ों के ऊपर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। क्या कहा मैंने, जो फुफ्फुस हैं इन फुफ्फुस के ऊपर क्या पाया जाता है, एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे फुफ्फुस कला कहा जाता है। और इन दोनों आवरणों के मध्य में एक द्रव भरा होता है बच्चों, जिसे बोलते हैं फुफ्फुस द्रव। यह फुफ्फुस द्रव जो है वह इन दोनों आवरणों को परस्पर घर्षण से बचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा क्या है ये फुफ्फुस द्रव जो क्या कर रहा है, घर्षण से बचाने का कार्य कर रहा है। मनुष्य सामान्य जो अवस्था होती है उस सामान्य अवस्था में मनुष्य के जो संवातनीय प्रक्रिया है वह होती है बच्चों 16 से 20 प्रति मिनट। क्या कहा मैंने आपसे, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं कहीं 16 से 20 लिखा हो सकता है कहीं 15 से 18 लिखा हो, आएगा इसी रेंज में। क्या कहा मैंने, फुफ्फुसीय संवातन की जो प्रक्रिया है, संवातन क्या है, जो आप 1 मिनट में कितनी बार ऑक्सीजन ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो क्या है, संवातनीय प्रक्रिया है। और संवातनीय प्रक्रिया कितनी होती है, 16 से 20 प्रति मिनट होती है सामान्य अवस्था में। लेकिन जब हम बहुत दौड़ भाग करते हैं या व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम की अवस्था में यह हो जाती है बच्चों लगभग 25 प्रति मिनट के आसपास। तो ये संवातनीय प्रक्रिया पूछ ली जाती है कि नॉर्मल कितनी अवस्था संवातनीय प्रक्रिया कितनी पाई जाती है, तो 16 से 20 प्रति मिनट, और व्यायाम की अवस्था में 25 बार प्रति मिनट पाई जाती है। तो यह था हमारा मनुष्यों में श्वसन की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन। इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, श्वसन का नामांकित चित्र जो पूछ लिया जाता है और क्रिया विधि पूछ ली जाती है। याद रखिएगा। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा जरूर। एक आपका आएगा प्रकाश वाले चैप्टर से, और एक हम जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, तो वहां से। इस बार जो नया पैटर्न आया है राजस्थान बोर्ड में, उस राजस्थान बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो आपका आएगा 9, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले, यानी 4-4 नंबर वाले जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और हम अगली बार क्लास में बात करेंगे मछली, कॉकरोच, केंचुआ के बारे में, किस प्रकार से उनमें श्वसन की क्रियाविधि हो रही है, और हम बात करेंगे ग्लूकोज के विभिन्न पथों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।